तो पहला टॉपिक है संप्रति 11। किस किस देशों के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किस देश में वी.आर. अम्बेडकर का अब तक का भारत के बाहर सबसे बड़ा प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। M21 या मैट्रिक्स एम किस बीमारी की टीका है, किसको ये परमिशन मिला है, किस बीमारी के लिए। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको किसको मिला है और किस क्षेत्र के लिए, किस योगदान के लिए मिला है। और मुस्क बुंदीज क्या है, ये किस किस्म का चावल है, कहाँ पे पाया जाता है, क्या इसके बारे में खबर आई है। सो वन बाय वन करके हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है संप्रति 11। ओके, जस्ट वेट। पहला टॉपिक है संप्रति 11। ठीक है, संप्रति 11 भारत और बांग्लादेश के मध्य यह संयुक्त सैन्य वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ओके, तो ये वन लाइनर आप यहां से पॉइंट याद कर लेना कि भारत और बांग्लादेश के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोनों देश एक दूसरे से मिलकर जो सैन्य कल्चर है, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग है, उसको ग्रहण करते हैं। इस अभ्यास के तहत 2023 का इसका 11वां संस्करण है। ठीक है, ये उमरोई के मेघालय में 14 दिवसीय यह सैन्य अभ्यास होगा। 11वां संस्करण है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे दोनों देश के मध्य रक्षा सहयोग को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। संप्रति 11 का अगर उद्देश्य की बात करें तो सामरिक विशेषता को साझा करना, दोनों देश के मध्य सर्वोत्तम प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। बात करें इसकी शुरुआत की तो 2009 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जितना भी इसके बारे में जान सकते हैं, एक एक पॉइंट को जाने हैं। बड़ी बात यह होगी कि आप इसका नोट्स बनाएं और इसको अपनी भाषा में लिख लें। हालांकि मैं अपने ही नोट्स को, अपने ही पॉइंट को यहाँ पर जिस हिसाब से मैं अपने नोट्स को बनाता हूँ उसी हिसाब से यहाँ पर मैं सत्यापित किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। देखिए, इस लाइन से आप कंफ्यूज मत होना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से भारत में पहले भी अनावरण किया जा चुका है स्टैचू का, प्रतिमा का। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से और किसका प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अभी ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मंथ हुआ ये चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, भारत के बाहर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिमा बी.आर. अम्बेडकर का स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से अनावरण किया जाएगा। तो ये नाम याद रखना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कौन सा देश है तो वह अमेरिका है। अमेरिका में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से अब तक का भारत के बाहर सबसे बड़ा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्टैचू का अनावरण किया जाएगा। बात करें इक्वलिटी का तो भारत के संविधान में राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष क्लियर समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति संरक्षण से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, और संविधान में इक्वलिटी की बात आर्टिकल कहां से कहां कहा गया है तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के मध्य समानता की, समता की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है M21 मैट्रिक्स एम। ओके, याद रखना क्वेश्चंस में भी यहां से बने। मलेरिया का यह टीका है। क्लियर, याद रखना मलेरिया का यह टीका है। उसको जानने से पहले मलेरिया क्या होता है उसको जान लेते हैं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से यह होने वाला रोग है और यह संचारी रोग है। तो आप यह भी याद रखना कि यह संक्रमण संचारी रोग है। संक्रमित मच्छर को काटने से होता है। ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है और आया भी है कि फीमेल एनोफिजिल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्लियर, अब आते हैं टॉपिक पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों का नाम याद रखना। एग्जाम में भी यहां से मैटर आए कि जो
R21 या मैट्रिक्स एम है जो वैक्सीन बनाई गई है मलेरिया की, वह किनके द्वारा बनाई गई है या किनके किनके द्वारा बनाई गई है, वहां पर आपको ऑप्शन से कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से ये दोनों लोग मिलकर के इस वैक्सीन को तैयार किए हैं। जो R21 वैक्सीन है, RTS AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा रिकमेंडेड यह दूसरी वैक्सीन है, तो ये भी आप याद रखना मलेरिया की। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से बनाना हुआ, इस सेगमेंट से बनाना हुआ, तो हो सकता है कि R21 को हिडन करके RTS और AS01 से पूछ ले। तो ये आपको पता होना चाहिए कि R21 वैक्सीन RTS या S या AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा रिकमेंडेड सेकेंड मलेरिया की वैक्सीन है। क्लियर, सेकेंड मलेरिया की वैक्सीन है R21। ठीक है, 2021 में WHO की सिफारिश मिली थी इसको तैयार करने के लिए। दोनों वैक्सीन सुरक्षित एवं प्रभावी बताया जा रहा है अब तक। क्लियर, तो याद रखना कि WHO के द्वारा यह रिकमेंडेड था। ठीक है, और अभी इसके पूर्व RTS और S01 वैक्सीन थी जो कि मलेरिया के लिए वैक्सीन के रूप में यूज किया जा रहा था। मलेरिया कैसे होता है हमने बात कर लिया, किसके काटने से होता है, तो याद रखना फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से यह रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इन दो लोगों को मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 का मिला है। कल हमने शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है उसके बारे में बात किया था, साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार का बैकग्राउंड क्या है, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ठीक है, हमने पूरा बात किया था कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी प्रॉपर्टी का जो 94% है वो उनके लिए वसीयतनामा में तैयार किया गया है कि जो समाज के लिए, समाज के आगे बढ़ने के लिए, मानवता के लिए, समाज के लोगों के लिए जो लाभदायक प्रयास करें, उनके प्रॉपर्टी का 94% उसको दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में। तो हमने कल बात कर लिया था, तो अगर उसके बारे में बहुत डीप जानना है तो कल का वीडियो प्लीज आप जरूर देख लेना। सो आज बात करेंगे मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। तो याद रखना कैटालिन कारिको और ड्रूविस मैन। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना, कैटालिन कारिको और ड्रूविस मैन, ये दो लोग हैं जिसको कि 2023 के लिए मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। अब क्या ट्रेंड क्या कर दिया है कि नाम न पूछकर या इसमें से मैक्सिमम जो कंटेंट है उसको हाइड करके आपसे अब ये पूछता है कि किसके लिए दिया गया है। क्षेत्र तो पता है आपको किसके लिए दिया गया है, तो किस क्षेत्र में योगदान दिए हैं, किस क्षेत्र के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। तो आपको याद रखना न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जा रहा है। इनके शोध ने कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक सफल mRNA वैक्सीन का मार्ग प्रशस्त किया है। भविष्य में चिकित्सीय प्रोटीन प्राप्त करने में और कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो नाम हमने डिस्कस कर लिया, नोबेल पुरस्कार क्या होता है, किनके नाम से नोटिफाई किया गया है, क्या इसका प्रयोजन था, पहली बार कब दिया गया था। ठीक है, यह सोसाइटी कब बनी थी, तो हम पूरी की पूरी बातें कल के वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्क बुद्धजी क्या है। सो कश्मीर का सबसे स्वदेशी सुगंधित चावल है। विशेष बात यह है कि इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, अभी विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, सो अभी इसको विस्तारित करने की योजना चल रही, जो कि वहां के शासन प्रशासन के द्वारा ये बात पता चला है, और आगामी 3 वर्ष में 5000 हेक्टेयर तक इसको विस्तारित किया जा सकता है। तो जीआई टैग इसको मिला है, इसलिए न्यूज का यह
भाग बना हुआ है। एक्चुअली जो जीआई टैग होता है, किसी भी उत्पाद को, किसी भी प्रोडक्ट को जब मिल जाता है तो जीआई टैग से होता क्या है कि उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। उसके उत्पादन से या उस वस्तु से जुड़े जो लोग होते हैं उनका लोकप्रियता बढ़ जाता है, उसको विकसित करने में काफी योगदान होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र वो वस्तु भी बनता है, या जो उससे जुड़े लोग हैं वो भी बनते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग इसको मिला हुआ है इसकी विशेषता को पाकर, और भी ये विलुप्ति के कगार पर आ चुका है। क्लियर, तो इसलिए न्यूज बना हुआ है। तो याद रखना, मे बी बस आपसे ये पूछ सकता है कि जो मुस्क बुदजी है वह क्या है, या वहाँ पे कई सारे अनाजों की वैरायटी दे देगी तो आपको बताना पड़ेगा कि एक चावल की वैरायटी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको जीआई टैग मिला है लेकिन यह किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए, घाटी वाला जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर, वहाँ पर यह फसल स्पेशली उगाई जाती है।